मित्रों नमस्कार। हमने जड़ और तने की सामान्य विशेषताओं के बारे में और उनके प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन बात करते हैं कि मूल के रूपांतरण क्या है। क्या होता है कि मूल विशेष प्रकार के कार्यों के लिए अपने आप को परिवर्तित कर देती है अलग अलग पौधों में। उनकी क्या विशेषताएं हैं और क्या कार्य करते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न उनके कार्य से और उनके उदाहरणों से कि कौन से पौधे में कौन किस प्रकार के मूल पाई जाते हैं इससे आता है। तो आपको एक एक दो दो उदाहरण जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है, सीधे परीक्षा में आ जाते हैं कि जैसे स्वांगिकारी मूल कौन से पौधे में पाई जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्न वप्रमूल उदाहरण याद रखना पड़ता है। तो शुरू करते हैं मूल के रूपांतरण। मूल के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। सबसे पहले बात करते हैं खाद्य संग्रह या फूड स्टोरेज। कुछ मूल ऐसी होती है, कुछ पौधे की मूल ऐसी होती है जो भोजन के संग्रह के लिए रूपांतरित हो जाती है, अपने आकार को फुला लेती है। तो इस प्रकार की रूट को खाद्य संग्रहण के लिए रूपांतरित मूल कहलाती है। कौन से पौधों में ऐसा होता है समझें। मूली या रेफेनस, शलजम, गाजर और चुकंदर, ये चार पौधे ऐसे हैं जिसमें मूल भोजन संग्रह करती है और फूल जाती है, जिसका उपयोग अपन सब्जी के रूप में तो करते ही है, सलाद के रूप में करते ही है, और पौधा स्वयं इसका उपयोग विपरीत परिस्थितियों में उस भोजन को पुनः ऑक्सीकृत करके और जीवित रहने के लिए भी करता है। तो खाद्य संग्रहण के लिए रूपांतरित मूल, मूली का वैज्ञानिक नाम रेफेनस है। प्रश्न कई बार रेफेनस के नाम से भी आता है। शलजम को ब्रेसिका रापा कहते हैं, गाजर को डॉकस कैरोटा कहते हैं। तो आपको ये नाम भी थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं श्वसन मूल। श्वसन मूल को इंग्लिश में न्यूमेटोफोर कहते हैं। क्या होता है समझें। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दलदली क्षेत्र या क्षारीय भूमि में उगते हैं। तो दलदली और क्षारीय भूमि की यह विशेषता होती है कि उसमें मृदा वायु की कमी होती है। जब मृदा वायु की कमी होती है तो जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिति में ऐसी मूलें जमीन के बाहर, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करके और बाहर निकल जाती है, और वो जो खूंटे होते हैं उसको अपन न्यूमेटोफोर कहते हैं, और ये खूंटे वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो वे पौधे जो दलदली या क्षारीय क्षेत्र में उगते हैं, ऐसे पौधों को मैग्रोव वनस्पति या अनुवन कहते हैं। इसका उदाहरण है राइजोफोरा। तो राइजोफोरा एक ऐसा उदाहरण है जिसमें जो मूल है उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। यहाँ से ये जड़ें निकल रही हैं इस प्रकार। तो इनकी जड़ों से कुछ ऐसे खूंटे जमीन के बाहर निकल जाते हैं इस प्रकार। ये जमीन के बाहर निकले हुए इन खूंटों को अपन श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर कहते हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। ये रंध्र वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं ताकि जड़ें श्वसन क्रिया कर सकें। तो ये केवल मैग्रोव वनस्पति में पाई जाती है। आपको उदाहरण याद रखना है राइजोफोरा। तो राइजोफोरा में कौन सी मूल पाई जाती है, तो श्वसन मूल। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है अवस्तंभ मूल। अवस्तंभ मूल, इंग्लिश में इसको प्रॉप रूट कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम एक ही है, प्रॉप रूट, लेकिन अंग्रेजी में इसके नाम कभी अवस्तंभ मूल है या कभी कोई किसी और नाम से भी उसको जाना जा सकता है, इसलिए इंग्लिश के नाम यहाँ थोड़े से याद रखने जरूरी है। आपने बरगद का पेड़ देखा है। तो बरगद के पेड़ में क्या होता है कि तना जब बहुत सारी शाखाएं बनाता है तो शाखाओं से कुछ जड़ें निकलकर वापस जमीन में गड़ जाती है। इनका क्या काम है कि इस भारी भरकम बरगद के पेड़ को अतिरिक्त सहारा प्रदान करने का काम यह करता है। तो अतिरिक्त सहारा प्रदान करने के लिए बरगद में जो अतिरिक्त मूल पाई जाती है वो प्रॉप मूल, प्रॉप रूट या अवस्तंभ मूल कहलाती है। नेक्स्ट है जटामूल या स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट गन्ना, केवड़ा और मक्का। मक्का, गन्ना और केवड़ा आपने देखा होगा, मक्के का पौधा। तो उसमें क्या होता है कि जो ये मुख्य तना है उसमें तने में जो पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है, तो वहीं से कुछ जड़ें निकलकर और पादप को अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है। तो इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो स्टिल्ट रूट या जटामूल कहलाती है। नेक्स्ट आरोही मूल या क्लाइंबिंग रूट। उदाहरण है पान।
पान का जो तना होता है वो इतना दुर्बल होता है कि बिना सहारे के ऊपर चढ़ नहीं पाता, अपनी वृद्धि कर नहीं पाता। तो इसके लिए पान का जो तना होता है उसके साइड में कुछ पतली पतली इस प्रकार की मूल निकलती हैं कि ये मूल अतिरिक्त सहारा प्रदान करने का काम करती है, अन्य सहारे से जुड़कर और पादप को लंबाई में वृद्धि करवाने का काम करती है। तो पान में जो मूल पाई जाती है उसको क्लाइंबिंग रूट या आरोही मूल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है स्वांगीकारी मूल या एसिमिलेटरी मूल। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जो मूल की कोशिकाएं होती हैं उनमें हरितलवक नहीं पाया जाता, मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कभी नहीं करती। लेकिन कुछ जलीय पौधे हैं या कुछ पौधे जैसे गिलोय और सिंगाड़ा, गिलोय और सिंगाड़ा दो ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों में भी हरितलवक पाया जाता है। अब जब हरितलवक पाया जाएगा तो जड़ों की कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी और अपना भोजन स्वयं बनाएगी। तो जड़ों की कोशिकाओं में हरितलवक पाए जाने से जड़ें अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। तो इस प्रकार की मूल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं भोजन बनाती हैं वे स्वांगीकारी मूल या एसिमिलेटरी रूट्स कहलाती है। उदाहरण गिलोय और सिंगाड़ा। क्लियर। नेक्स्ट है आर्द्रताग्राही मूल या अधिपात्वीय मूल। आर्द्रताग्राही मतलब आर्द्रता को ग्रहण करने वाली, अंग्रेजी में इसको हाइग्रोस्कोपिक रूट्स कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है अधिपात्वीय रूट या एपिफाइटिक रूट। अधिपात्वीय शब्द कहां से आया देखना। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अन्य पादपों के ऊपर उगते हैं, सीधे जमीन पर नहीं उगते, अन्य पादपों के ऊपर उगते हैं, तो ऐसे पादपों को अधिपादप कहते हैं। उदाहरण है आर्किड। आर्किड के जो पौधे होते हैं वो अन्य पादपों के ऊपर उगते हैं। अब क्या होता है कि इन आर्किड के पौधों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को विलामेन कोशिकाएं कहते हैं। ये विलामेन कोशिकाएं वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में रहती है। अब ये वायुमंडल में जो नमी है उस नमी को अवशोषित करने का काम करती है। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि आर्द्रताग्राही पादपों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है जो नमी को अवशोषित करती है, तो उसका नाम है विलामेन कोशिकाएं। और ये विलामेन कोशिका कहाँ पर पाई जाती है, तो ये उनकी मूल की कोशिकाएं हैं जो मूल जमीन से लगी हुई नहीं रहती, वायुमंडल में तैरती हुई रहती है। तो इनको हाइग्रोस्कोपिक रूट या एपिफाइटिक रूट भी कहते हैं। आर्किड उसका उदाहरण है, उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं का नाम विलामेन सेल है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं चूषक मूल या सकिंग रूट। कुछ परजीवी पौधे होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे पौधों को परजीवी पौधे कहते हैं। उदाहरण अमरबेल या कस्कुटा और ओरोबेंकी। ये दो ऐसे पौधे हैं कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जो दूसरे पौधे भोजन बनाते हैं, तो उन दूसरे पौधों के तनों की कोशिकाओं में घुसकर या फिर जड़ों की कोशिकाओं में घुसकर और भोजन को चूसने का काम करते हैं, सक करने का काम करते हैं। इसलिए इस प्रकार की मूल चूषक मूल या सकिंग रूट कहलाती है। तो ये परजीवी पादप अमरबेल और ओरोबेंकी अपनी जड़ों को दूसरे पौधे के अंदर वलकुट में और तने की अन्य कोशिकाओं में घुसाकर वहां से पोषण प्राप्त करने का काम करती है। तो ऐसी मूल चूषक मूल या सकिंग रूट कहलाती है। नेक्स्ट है प्लावी जड़ें या फ्लोटिंग रूट। प्लावी का मतलब तैरने वाली जड़ें। जलीय पौधा है जिसका नाम है जुसिया। इस जलीय पौधे में जो कुछ जड़ें होती हैं वो हवा को अपने अंदर भर के और फूल जाती है, यानी ये उत्प्लावकता का काम करती है, जिससे कि ये पादप अब जमीन में पानी में डूबे नहीं। तो इस जूसिया नामक पादप को पानी में डूबने से बचाने के लिए इसकी जड़ें हवा भर के और फूल जाती है। तो इस प्रकार की जड़ों को अपन प्लावी जड़ें या फ्लोटिंग रूट कहते हैं। नेक्स्ट प्रजननकारी जड़ें या रिप्रोडक्टिव रूट। प्रजननकारी का मतलब होता है कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जिसका कटा हुआ भाग नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार की जड़ों को प्रजननकारी जड़ें कहते हैं। उदाहरण शकरकंद और डहेलिया। इनमें अगर जड़ों का कुछ भाग काट दिया जाए तो कटा हुआ भाग नए पादप का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट है पर्णमूल या लीफ रूट। कुछ पत्तियां, जैसे उदाहरण है पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा का जो पौधा होता है उसमें यह विशेषता होती है कि उसकी पत्ती हल्की सी मांसल होती है। जब यह पत्ती पौधे पर लगी रहती है तब तक तो उसमें किसी प्रकार की जड़ें या कलिकाएं हमें दिखती नहीं है। लेकिन जैसे ये पत्ती पौधे से नीचे गिर जाती है, हल्की सी नमी को अवशोषित करती है, तो उस पत्ती के ऊपर कुछ विशेष प्रकार की कलिकाएं
पाई जाती हैं। ये कलिकाएं अंकुरित होकर नीचे की ओर जड़ों का निर्माण करती हैं, ऊपर की ओर पादप का निर्माण करती हैं। तो वे जड़ें जो पत्तियों से उत्पन्न हुई है उनको पर्णमूल कहते हैं। उदाहरण पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम। और अंतिम है कवक मूल या माइकोराइजा। उदाहरण है चीड़ या पाइनस। पाइनस यह एक जिम्नोस्पर्म का पौधा है। तो इस पौधे में यह विशेषता होती है कि पाइनस के पौधे में उनकी जड़ों में मूल रोम नहीं पाए जाते। अब मूल रोम नहीं पाए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में यह जल और खनिज लवण का अवशोषण कैसे करेगा? तो जल और खनिज लवण का अवशोषण करने के लिए पाइनस या चीड़ नामक पादप में मूल रोमों के स्थान पर कुछ कवक पाई जाती है। तो ये कवक उस जड़ों से जुड़कर और जल और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। तो वे जड़ें जिसमें कवक जुड़ी रहती हैं, ऐसी मूल जिसमें कवक जुड़ी रहती है और यह कवक सहजीविता का उदाहरण है। मतलब कवक को रहने के लिए स्थान मिल जाता है और इस पाइनस के पौधे को जल और खनिज लवण के अवशोषण में मदद हो जाती है। तो ये एक सहजीविता का उदाहरण है। तो वे मूल जिसमें मूल रोम के स्थान पर कवक जुड़े रहते हैं, तो ऐसी मूल को कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। चीड़ या पाइनस इसका उदाहरण है। तो मित्रों, ये विभिन्न प्रकार के मूल के रूपांतरण हैं। तो परीक्षा में प्रश्न उनके उदाहरणों से आता है कि घिलो या सिंगाड़ा में किस प्रकार की मूल पाई जाती है, या फिर सांगिकारी मूल कौन से निम्न में से कौन से पौधों में पाई जाती है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। एक एक दो दो उदाहरण है, एक ही बार पढ़ते ही आपको याद रह जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद कर ले। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें से एक आध प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। धन्यवाद।